हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सीए एकाग्रता के हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों को ये हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम ऐसे का महाकुंभ, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी सीए इंटरमीडिएट के कोर्स में हमारे एसेज हैं जो अलग अलग चैप्टर्स में आप लोगों को दे रखे हैं, उनको हम लेकर के आ गए हैं एक साथ। और पहला लेक्चर इसका जो हमने लिया था ऐसे का महाकुंभ में, वो हमारा ऐसे 200 था, जिसका कनेक्शन है हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट से। ठीक है। अच्छा, अब यहां एक बढ़िया चीज ये है कि ये पूरी सीरीज जब एंड हो जाएगी तो आप लोगों को सारे एसेज जो है वो एक साथ एक ही जगह के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। तो उस पूरा प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे एसेज का बढ़िया तरीके से रिविजन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने उतना ही पार्ट इंक्लूड किया है जितना आप लोगों के कोर्स के अंदर है, यानी सीए इंटरमीडिएट के अभी के हमारे कोर्स में है, उतनी सारी चीजें जो है वो हमने इसके अंदर कवर कर ली है। चलिए जी, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दो एसेस के ऊपर। एक हमारा हो गया एसे 210 और दूसरा हम लेने वाले हैं एसे 220। अब ये दोनों ही एसेस का कनेक्शन कहां रहेगा? सीए इंटर में हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है उससे इनका कनेक्शन जो है वो रहने वाला है। यानी जहां हम लोग बात करेंगे एंगेजमेंट की टर्म्स और एथिक्स वाला जो हमारा चैप्टर है, उससे ये दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं। तो चलिए जी, इस पर हम फटाफट से हमारी बात को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, ऐसे 200 में हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो सारी चीजें वहां से फाइनलाइज हो गई। अब यहां आता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्या सीन है, समझे? सबसे पहले तो भाई, चार्टेड अकाउंटेंट प्रोफेशन हम जानते हैं कि एक नोबल प्रोफेशन है और कंडक्ट ऑफ मेंबर इज गवर्न बाय द सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स। बहुत सारे रूल्स आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है ना। वन ऑफ द रूल फॉरबिड चार्टेड अकाउंटेंट टू सोलिसिट क्लाइंट, कि भाई आप क्लाइंट जो है उसकी सर्विसेज को सोलिसिट नहीं कर सकते। कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो अपना एडवर्टीजमेंट इस तरह से क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं देगा। क्लाइंट को खुद को ही ऑडिटर को ढूंढना पड़ेगा। क्लाइंट कोई भी हो सकता है। अ क्लाइंट इज एनीबडी और एनी एंटिटी जिसको सर्विसेज चाहिए कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट की, आइदर ऑडिट के लिए या किसी और पर्पस के लिए, जो हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट में नॉर्मली पढ़ते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट। क्लाइंट इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, सोसाइटी, क्लब, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है। और क्लाइंट हमारा कोई भी हो जिस वक्त में हम क्लाइंट के साथ में एंगेजमेंट करेंगे। नाउ एंगेजमेंट का मतलब हो गया देयर इज ए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट। तो कुछ टर्म्स को लेकर के हमको एग्री होना पड़ेगा। और ये जो पूरा आपका ऐसे 210 है, ये उसी को गाइड करता है कि आप क्या क्या चीजें वहां पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है कि भाई इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का। तो क्या कहता है, ऐसे समझिएगा यहां से, ऐसे कहता है ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट और कंटिन्यू द अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। यानी किसी भी ऑडिटर को अपना अपॉइंटमेंट उस वक्त तक एक्सेप्ट या कंटिन्यू नहीं करना चाहिए जब तक वहां पे प्री कंडीशन एस्टैब्लिश नहीं हो जाए और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए बिटवीन ऑडिटर एंड ऑडिटी, का मतलब हो गया क्लाइंट। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बच्चे लोगों यहां पे कि भाई जब भी आप ऑडिट को एक्सेप्ट करेंगे, जब ऑडिटर ऑडिट को एक्सेप्ट करेगा, तो पहली चीज दिमाग में लानी है कि प्री कंडीशंस एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है। सर, ये प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन में हम ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट कुछ चीजों को लेकर के अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज कर ले। ये वाला जो पॉइंट है ये यहां अपने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो हम ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो कुछ चीजों को लेकर के अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करे। अब वो क्या चीज हो सकती है? सबसे पहले नंबर पे आया प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैनेजमेंट अपना पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी ये एक्नॉलेज करे, एडमिट करे कि हाँ भाई, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन हम करेंगे एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे अगर कंपनीज का अकाउंटिंग करना है, कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, तो एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट बनेगा, है ना। तो उस एफआरएफ के हिसाब से हम बनाएंगे। सेकेंड नंबर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इंप्लीमेंट करना, वो सारा काम भी हमारा रहेगा ताकि हम एक एश्योरेंस दे सके। मैनेजमेंट कह रहा है कि दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हमारा काम तो ओपिनियन देना है ना। तो मैनेजमेंट इन चीजों को लेकर के ऑडिट स्टार्ट करने से पहले उसी वक्त में अपना एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन मैनेजमेंट करेगा। सेकेंड नंबर, इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने का काम भी मैनेजमेंट करेगा। तीसरा नंबर, मैनेजमेंट ऑडिटर को प्रोवाइड करेगा एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट एंड अदर स्टेटमेंट। बट ऑब्वियसली जब अपने को ऑडिट करना रहेगा तो हमको एक्सेस करने देगा वो रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट एंड अदर स्टेटमेंट। देन
टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड। क्या कहते हो? बराबर से भाई जब हम ऑडिट कर रहे होंगे तो कई सारी इंफॉर्मेशन की हमको जरूरत पड़ेगी, तो ये प्रोवाइड करेगा वो एडिशनल इंफॉर्मेशन। उसके अलावा टू गिव अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एम्प्लॉय फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस, यानी आपके जो भी एम्प्लॉइज होंगे उनके लिए आप हमको प्रोवाइड करोगे अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। बराबर से अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मतलब क्या हो गया कि भाई हम एम्प्लॉइज से इंक्वायरी कर पाएंगे, हमारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिनके वो जवाब देंगे, ये भी चीज आप हमको प्रोवाइड करोगे, तभी हम प्रॉपर तरीके से ऑडिट कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करोगे, इंटरनल कंट्रोल आप मतलब मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करेगा, हमको आप एक्सेस दोगे कि हमको रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट और अदर स्टेटमेंट जो चाहिए वो प्रोवाइड करोगे, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हम डिमांड करेंगे वो आप प्रोवाइड करोगे, और एम्प्लॉइज पर हमको एक्सेस चाहिएगा कि हम उनसे चीजों को पूछ सके। ये प्री कंडीशन स्टार्टिंग में ही ऑडिटर जो है वो कहेगा कि भाई मैनेजमेंट एक्नॉलेज करके दे दे। अब अगर मैनेजमेंट एग्री कर लेता है, इफ प्री कंडीशन एग्जिस्ट है, मैनेजमेंट ने यस कर दिया, तो हमको ऑडिट को एक्सेप्ट कर ही लेना है, बट ऑब्वियस है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि सर ये चीज हम नहीं करने वाले हैं, इनमें से कुछ चीज नहीं होगी, तो वो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ में, और अगर उसको लगता है कि नहीं भाई या तो एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन रहे हैं, या मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने को तैयार नहीं है, तो हमारा सीधा सा फंडा है ही शैल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट। ऐसे में ऑडिटर को एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। क्या कहते हो? बहुत सिंपल सी बात हो गई, बराबर। तो अगर प्री कंडीशंस मैनेजमेंट एग्री कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, तो हम ऑडिट को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम ऑडिट को एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। What should be auditor do if limitation on scope have been imposed by employer prior to acceptance of audit engagement? अच्छा पॉइंट है, ये भी छोटा सा पॉइंट है, समझिएगा। होता यह है कि मैनेजमेंट प्री कंडीशंस के लिए तो रेडी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हम ऑडिट करने वाले, हम तैयार हैं, लेकिन मैनेजमेंट स्टार्टिंग लेवल पे ही ऑडिटर पर कुछ लिमिटेशंस इंपोज कर रहा है। हमने कहा सर लिमिटेशंस लगा रहा है, हाँ जी। लिमिटेशन कैसी हो सकती है कि सर ऐसा करेंगे कि आप ऑडिट तो पूरा करेंगे, स्टॉक के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, जबकि स्टॉक हमारा मेन पार्ट होता है, जैसा हम आपको प्रोवाइड करें वैसा आप यूज कर लेना इंफॉर्मेशन, ठीक है। ब्रांच ऑडिट जो है उसका इंफॉर्मेशन हम जैसा दें, मतलब आपको कोई इंक्वायरी करने का या पूछने का या कुछ चीजें लेने का राइट नहीं दे रहे हम, तो ऐसी अगर उन्होंने लिमिटेशन लगा दी है, तो ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट सच अ लिमिटेड ऑडिट एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ। लॉ की रिक्वायरमेंट है, कोई चीजें रेस्ट्रिक्टेड है तो बात अलग है, अदरवाइज लिमिटेड ऑडिट एंगेजमेंट अगर होगा तो हम रीजनेबल एश्योरेंस कैसे दे पाएंगे, जो हाई लेवल एश्योरेंस होता है, सवाल ही नहीं होता है ना। लिमिटेशंस में काम करेंगे तो लिमिटेड रिव्यू में जाएगा वो, तो ऑडिट कैसे होगी? तो इसीलिए हमको यहां पे मना कर देना चाहिए, ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। तो दो लेवल आगे प्री कंडीशंस के लिए मना कर रहे हो तब भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे कुछ लिमिटेशंस लगा रहे हो हमारे ऊपर तो भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सपोज करिए ये सारी चीजें रेडी हो गई, मैनेजमेंट सब चीजों के लिए एग्री कर देता है कि यस सर हम आपको दे देंगे, तो अब हमारे बीच में एस्टैब्लिश करनी है हमको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए एक लेटर आएगा। टू हैव कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंड बाय ऑडिटर टू हिज क्लाइंट। समझ रहे? एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर तैयार होगा जो ऑडिटर से जाएगा क्लाइंट के पास में, which document the objective and scope of the audit, the extent of his responsibilities to the client and the form of report। समझिएगा बराबर से। अब बढ़िया चीज यह है कि एंगेजमेंट लेटर हमेशा जाता है ऑडिटर से क्लाइंट को। अक्सर लोगों को लगता है कि क्लाइंट से ऑडिटर को जाएगा, जी नहीं, सीए का उल्टा कर दो, एसी ऑडिटर से क्लाइंट को जाएगा। भाई क्लाइंट अपॉइंटमेंट लेटर भेज रहा है, हम उसको एंगेजमेंट लेटर भेज रहे हैं जिसमें हम बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व करने वाले हैं। क्या जाएगा उस लेटर के कंटेंट्स क्या होंगे वो यहां से चेक करते हैं, उसके लेटर के कंटेंट्स होंगे क्या। पहले नंबर पे साइन द एग्रीमेंट, क्लाइंट ऑडिटर को नेचर ऑफ सर्विस बता रहा है, ठीक है। अगर ऑडिटर एग्री कर रहा है तो बट ऑब्वियस टर्म्स वंस फाइनलाइज करके वो वर्क को एक्सेप्ट करेगा और साइन भी कर देगा, ये मस्ट साइन एंड अकाउंट, सिंपल बात हो गया। अच्छा, ये एंगेजमेंट लेटर बनाया इसलिए है ताकि किसी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहे। चीजें जब रिटर्न में आ जाएंगी तो आपका जो भी स्कोप ऑफ वर्क है वो एकदम क्लियर रहेगा, इसके लिए हमने बनाया। इशू कब करना है? ऑडिटर सेंड एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, बट ऑब्वियस है ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ही एंगेजमेंट लेटर जो है वो जाने वाला है। और कहां से कहां पे जाने वाला है बच्चे लोगों? ये ऑडिटर से क्लाइंट को जाने वाला है, ये अपने को पता है, बराबर से।
अब बढ़िया पॉइंट ये आता है कि एंगेजमेंट लेटर की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, ये एक बढ़िया पॉइंट हमारा बनता है। इसमें लिखेंगे क्या? तो हमने कहा कि भाई टर्म्स दो पार्ट में डिवाइड करो, दो तरह से हो सकती है। हो सकता है कि जैसे कंपनी ऑडिट कर रहे हैं तो कंपनी ऑडिट में कंपनीज एक्ट 2013 ने कई सारी चीजें ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर दी है कि भाई ये चीजें आपके ऑडिट में होनी चाहिए, और कई बार कोई लॉ एप्लीकेबल है नहीं। तो इफ ऑडिट टर्म्स लॉ ने प्रिस्क्राइब नहीं की है तो हम क्या इंक्लूड करेंगे, और अगर ऑलरेडी लॉ ने प्रिस्क्राइब कर दी है तो फिर एंगेजमेंट लेटर कैसा बनेगा, दोनों अलग अलग चीजें होंगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई हम जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं उस पर कोई इस तरह का स्पेसिफिक लॉ अप्लाई नहीं है। तो क्या क्या आएगा इस एंगेजमेंट लेटर में? नंबर 1 पे आया ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ते हो ऑडिट के बराबर, और ऐसे 200 का भी कनेक्शन ऑब्जेक्टिव से था कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या रहेगा, ऑडिटर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, मैनेजमेंट का क्या रहेगा, वही जो मैनेजमेंट ने ऊपर एक्नॉलेज किया, दूसरा ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। देन उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भी एफआरएफ कौन सा लग रहा है, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है या पार्टनरशिप एक्ट का कुछ लग रहा है, वो चीज क्या है। और एक और बढ़िया चीज इसमें आती है एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। यानी ऑडिट रिपोर्ट किस तरह की प्रिपेयर होगी, एक एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। तो एक कंफ्यूजन आया कि सर मतलब ऑडिट रिपोर्ट क्या देंगे, हम ओपिनियन अभी लिख के दे देंगे? जी नहीं, हम सिर्फ एक फॉर्मेट दे रहे हैं कि इस तरीके से हमारी ऑडिट रिपोर्ट जो बनेगी, लेकिन उसमें हम एक चीज लिख देंगे कि बाकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, जरूरत पड़ने पर ये मॉडिफाई हो सकती है। तो आप जानते हैं कि अगर प्रॉपर एविडेंसेस हमको नहीं मिले, जरूरत पड़ी, तो हम उस ओपिनियन को मॉडिफाई भी करेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह का फॉर्म और कंटेंट ऑडिट रिपोर्ट का रहेगा। वो अपन एक एक्सपेक्टेड वाला पहले ही लिख देते हैं, लेकिन क्लेरिफाई कर देते हैं कि भैया जरूरत पड़ने पर हम सिचुएशन के हिसाब से इसको मॉडिफाई करेंगे या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऑडिट टर्म्स लॉ ने प्रिस्क्राइब नहीं करके दी है बच्चों, तो 5 पॉइंट इसके अंदर आ गए। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आ गया, ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, आइडेंटिफाई कर दिया आपने एफआरएफ को, और लास्ट में जाके फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब सपोज करिए टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या होनी चाहिए, लॉ ने प्रिस्क्राइब पहले से ही कर दी है। तो लॉ ने कोई चीज अगर प्रिस्क्राइब कर दी तो दोबारा लेटर में लिखने की क्या जरूरत है, बस मैनेजमेंट एक्नॉलेज कर देगी यस सर हमको लॉ वाली पता है और हम फॉलो करने को तैयार है। तो इफ लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब इन सफिशिएंट डिटेल, समझना, अगर लॉ ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर रहा है डिटेल्स ऑफ टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर नीड नॉट रिकॉर्ड देम इन रिटन एग्रीमेंट। तो कोई चीज अगर लॉ में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब है, जैसे कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 143 पढ़ता है, तो उसमें प्रिस्क्राइब है कि क्या क्या चीजें, क्या क्या रिपोर्टिंग हमको चाहिएगी, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इन सच ए केस ऑडिटर हैज टू स्टेट द फैक्ट दैट सच लॉ रेगुलेशन अप्लाइज। तो ऑडिटर लिख देगा कि भाई हाँ, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हम आपको ऑडिट करके देने वाले हैं, और मैनेजमेंट एक्नॉलेज कर ले कि यस भाई हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं, उस एक्ट ने जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सर पे डाली है वो हम पूरा करने को तैयार है, हमको तो वही चाहिए, वो ऐसा कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोगों, बढ़िया काम हो गया, सिंपल। तो ये हमारा एंगेजमेंट लेटर भी तैयार हो गया ऐसे 210 के हिसाब से, क्योंकि ऐसे का नाम ही क्या है, एग्रीइंग इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, नाउ अब क्या होता है कि कई बार अगर रिकरिंग ऑडिट कर रहे हैं, रिकरिंग ऑडिट का मतलब हो गया कि भाई 24-25 का ऑडिट हमने किया, अब 25-26 का भी हम कर रहे हैं, फिर आगे 26-27 का भी हम ही कर रहे हैं। तो हमने स्टार्टिंग लेवल पे एक लेटर ड्राफ्ट करके दिया था, तो अब वापस जब ऑडिट हम ही कर रहे हैं तो दोबारा लेटर देना है या नहीं देना है, क्योंकि क्लाइंट भी वही है और हम भी वही हैं। तो इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट द ऑडिटर शेल एक्सेस वेदर सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्ड। अब ऑडिटर ये सोचेगा कि भाई सर्कमस्टांसेस क्या कहते हैं, रिवाइज करना है या रिवीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशंस जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये फैक्टर्स अगर एप्लीकेबल हो रहे हो तो आपको रिवाइज करना है, अदरवाइज नहीं करना है ना। तो अब ये सिचुएशन क्या है, बट ऑब्वियस है ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो चेंज फैक्टर्स है, मतलब कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो इन फैक्टर्स की एप्लीकेबिलिटी अगर है तो आपको रिकरिंग ऑडिट में नया एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा, नहीं तो आपको नया एंगेजमेंट लेटर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये फैक्टर्स क्या है, नंबर 1, एनी इंडिकेशन दैट क्लाइंट ने कहीं मिसअंडरस्टैंड कर दिया है ऑब्जेक्ट एंड स्कोप को। समझ रहे हैं, भाई अपन ने लेटर लिखा ही क्यों था, ये ताकि ऑब्जेक्टिव और स्कोप एकदम क्लियर हो जाए। हमारे एंगेजमेंट लेटर के टर्म्स में पहला पॉइंट यही आता है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। लेकिन अगर हमको लग रहा है कि यार क्लाइंट और हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हमको लगा था ब्रांच ऑडिट हम ही करने वाले हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ ब्रांच ऑडिट के बारे में बोला नहीं था, ठीक है, कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर हमको रिकरिंग लेटर जो लिखेंगे रिकरिंग ऑडिट के लिए उसमें क्लियर कर देना चाहिए।
बाई चांस कोई रिवाइज या स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और इन्वॉल्व हो गई है, कोई नया एंगेजमेंट का टर्म अगर इंक्लूड किया है तो इसीलिए अपने को लेटर रिवाइज करना पड़ेगा। क्या पता मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या ओनरशिप के अंदर कोई चेंजेस हो गए हों, तो हमने जो लेटर दिया था पुराने मैनेजमेंट को दे रखा है, तो अब चूंकि मैनेजमेंट बीओडी या ओनरशिप चेंज हुआ है तो बट ऑब्वियसली नया लेटर अपने को देना पड़ेगा। अच्छा, सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर और साइज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, हो सकता है क्लाइंट ने कोई एक्वायर कर लिया हो किसी और बिजनेस को, कोई नया बिजनेस चालू कर दिया है, या हो सकता है अंडरटेकिंग कोई बेच दी है, तो साइज छोटा बड़ा भी हो सकता है, नेचर में नए बिजनेस आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो अगर ऐसे चेंजेस हो रहे हैं तो बट ऑब्वियस अपने को नया लेटर जो है वो लिखना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल मैं हमेशा इसमें देता हूं, जैसे आप बजाज फाइनेंस का अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपने एक लेटर बना करके बजाज फाइनेंस को दिया होगा। अब जब रिकरिंग ऑडिट है उससे पहले हमको पता लगता है कि यार बजाज वालों ने तो साथ में हाउसिंग फाइनेंस भी चालू कर दिया है, तो जब हाउसिंग फाइनेंस चालू किया है तो इसका मतलब नेचर में चेंज हुआ है बिजनेस के, है ना, तो उस हिसाब से अब लेटर हमको देना पड़ेगा क्योंकि कई सारी चीजें चेंज हो गई है ना। अच्छा, बाई चांस कोई लीगल रिक्वायरमेंट आ गई है, आईसीए ने कोई नए प्रोनाउंसमेंट निकाल दिए, है ना, या कंपनीज एक्ट अगर एप्लीकेबल था उन्होंने कुछ नया कर दिया है, या आईसीए की तरफ से कोई नया एसेज में चेंज आ गया, प्रोनाउंसमेंट आ गए, उसके हिसाब से हमको कुछ और चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमको नया लेटर लिख करके देना चाहिए। ये सिंपली आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। तो क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि भाई आपने अगर एक लंबे टाइम तक नहीं भेजा है तो गलत है, फिर आपको नया बना करके जरूर देना चाहिए था, है ना। देखो उन्होंने बोला भी है, A chartered accountant is conducting audit of client for last 2 years. Before processing to start audit for next year, he noticed that substantial change हुआ है मैनेजमेंट के अंदर, है ना। तो client has ventured into areas of business activity which were not present. मैंने कहा ना, जो शुरू में नहीं थी, अब नए में आप एंटर हो गए। बजाज फाइनेंस का जो आपको मैंने एग्जांपल दिया, तो आपसे पूछा रेस्पॉन्सिबिलिटी बताओ भी उसकी, तो अपन बता देंगे कि सर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर से कि भाई आपको रिकरिंग लेटर देना चाहिए, रिकरिंग ऑडिट में नया लेटर देना चाहिए, ध्यान में रखेंगे। क्लियर, एकदम आसान सी बात हो गई। चलिए, अब एसेट 210 के बच्चे अपन आखिरी पॉइंट में पहुंच गए। जी हाँ, एकदम लास्ट पॉइंट, एसेट 210 यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका। जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है उतना सारा मैंने इसमें कवर कर लिया है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप अभी देखें, बाद में देखें, एग्जाम से पहले देखें, जब रिक्वायर्ड हो देखें, आपका रिविजन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन एंगेजमेंट, ये क्या चीज है? तो अब क्या होता है बच्चों कि अब शुरुआत में लिमिटेशन लगा दी थी तो हमने पहले ही मना कर दिया था। अब हमारा ऑडिट कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहा है और अब मैनेजमेंट हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, देयर मे बी ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट टू द ऑडिटर टू चेंज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कि सर कुछ कंडीशंस में चेंज करना है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट, एंगेजमेंट कंप्लीट करने से पहले कुछ चेंजेस करने को बोला। रीजंस क्या है चेंज करने के, वो हमको यहां पे देखना पड़ेगा, बराबर से सुनना। सर्कमस्टांसेस बदली है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई है, कोई स्कोप पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो मैनेजमेंट हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर टर्म्स में थोड़ा चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां केयरफुली कंसीडर करेंगे कि मैनेजमेंट के रिक्वेस्ट के पीछे का रीजन क्या है। अब दो बातें होंगी, अगर हमको उनका रीजन लगता है रीजनेबल या लगता है नॉट रीजनेबल, बट ऑब्वियस क्या कहते हो, रीजनेबल या नॉट रीजनेबल लग सकता है। हमको लग रहा है रीजनेबल है, ठीक है। जो टर्म्स एंड कंडीशन की बात हो रही है, हमारी कुछ फॉरेन ब्रांचेस थी जिनका ऑडिट करने को भी मैनेजमेंट ने शुरू में हमको बोला था। अब मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर फॉरेन ऑडिट आप करने के लिए ब्रांचेस अगर देखने जाओगे तो उसमें हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप थोड़ा इसको चेंज करें। तो अब अगर हमको रीजनेबल लग रहा है तो वहां हम एक क्वालिफाइड पर्सन से ऑडिट करवा लेंगे और बाकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेंगे, ऐसा मैनेजमेंट बोल रहा है। तो अगर हमको रीजनेबल लगता है, रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन एंगेजमेंट लेटर एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन द रिपोर्ट वुड बी इंक्लूड रेफरेंस टू। समझना, अब वो बढ़िया चीज क्या, अगर हमको रीजनेबल लगता है तो हम नई टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में एक नया एंगेजमेंट लेटर बनाएंगे। अब नया बनाएंगे तो उसमें पुराने के बारे में कुछ भी नहीं देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो जो रिपोर्ट भी हमारी बनेगी ऑडिट रिपोर्ट, उसमें हम ओरिजिनल एंगेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे, वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल, और जो प्रोसीजर हमने ओरिजिनल के हिसाब से परफॉर्म कर दिए उनके बारे में भी हमको कोई इंफॉर्मेशन उसमें नहीं देनी चाहिए। नहीं तो अननेसेसरी क्या होगा कि पहले ये था अब चेंज हो गया, हमने ये किया है, दोनों अगर लिख दोगे तो अननेसेसरी का यूजर को कंफ्यूजन हो जाएगा। ये चीज अपने को उसमें नहीं देनी चाहिए, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। सिंपल बात हो गई। लेकिन अगर हमको लगता है कि नहीं भाई दाल में कुछ काला है, मैनेजमेंट का ये बोलना अनरीजनेबल है, तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, हमको रीजनेबल लग नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां पे ऑडिटर कह रहा है कि सर हम चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मैनेजमेंट हमको ओरिजिनल पे काम करने नहीं दे रहा है।
हम चाहते हैं कि हम ओरिजिनल पे काम करेंगे, मैनेजमेंट कह रहा है नहीं आप चेंज पे काम करो, दोनों ही बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए बच्चों? सबसे पहला पॉइंट आया, विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट वेयर पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन। पहला कंसेप्ट है विड्रॉ कर लो भाई, बराबर से बिल्कुल हमको विड्रॉ ही कर लेना चाहिए, बढ़िया तरीका है, हमको वो एंगेजमेंट विड्रॉ कर लेना चाहिए। और सेकंड नंबर के ऊपर, वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन आइदर कॉन्ट्रेक्चुअल और अदरवाइज, तो हमको इस सर्कमस्टांसेस की रिपोर्ट अदर पार्टीज को भी करनी चाहिए, जैसे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस लाइक प्रमोटर्स अगर है तो उनको करो, ओनर्स लोग हैं शेयर होल्डर उनको करना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर रेगुलेटर्स वगैरह जो है सेबी वगैरह हो गया कंपनीज के अंदर वगैरह, उनको भी इंफॉर्मेशन देना चाहिए अगर हमको लग रहा है सर्कमस्टांसेस ऐसे है कि फ्रॉड का कोई बड़ा रीजन है, ठीक है, तो अपने को विड्रॉ भी करना चाहिए और साथ में इनको इंटीमेट करके फिर विड्रॉ करना चाहिए। ये सीधा सीधा सा अपना कंसेप्ट है। तो बच्चों यहां आकर के हमारा एसेट 210 जो है एग्रीइंग इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वो हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट, ठीक है, बराबर। तो एकदम आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये सीरीज बनाने का पर्पस ही ये है कि आप, क्योंकि एसएस से रिलेटेड जब डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं तो आपको एक जगह पे सारे एसएस मिल जाए, तो पूरा एक प्लेलिस्ट अपन सेट कर देंगे। फिलहाल इस एसए का महाकुंभ में हमने ऐसे 200 पे पहली बात कर ली, आज के सेशन में 210 और 220 में लेने वाला हूं, ताकि ऐसे की सीरीज, अब ऐसे की इस सीरीज में आप एक और अपने पास में बचेगा 230 वाला, बराबर से, और डॉक्यूमेंटेशन वाला, उस पर एक अलग से अपन बात कर लेंगे, तो ताकि पूरा एक सीरीज आपके लिए तैयार हो जाए। चलिए जी, अब अगली ऐसे पे बढ़ते हैं अपन बच्चों, और अगला ऐसे हमारे पास में जो है वो है 220, ठीक है। अब 220 जो है वो है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये प्योरली बात करता है क्वालिटी कंट्रोल की। अब ये जो ऐसे है वो क्या कहता है, दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द स्पेसिफिक रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, कि भाई जब आप ऑडिट कर रहे हैं किसी एंटिटी की तो आपका काम जो है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, उसके लिए ये ऐसे जो है वो ऑडिटर को गाइड करेगा, ठीक है। इट ऑल्सो एड्रेस वेयर एप्लीकेबल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी क्वालिटी कंट्रोल जो रिव्यू करने वाला है, और साथ में इसमें हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स पे बात करेंगे। 5 पॉइंट इसमें अपने को बहुत सिंपली लेने बच्चों, अभी अपन बात करते हैं, पहले देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। The objective of the auditor is to implement quality control procedure at the engagement level, ठीक है, that provide auditor with reasonable assurance that, अब पहली चीज इसमें हमारा पहला ऑब्जेक्ट क्या है कि जो भी ऑडिट हम कर रहे हैं वो कंप्लाई करे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को। ये चीज 2-3 बार आएगी, तो बच्चों ध्यान से समझना, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ऑडिट हम कर रहे हैं वो कंप्लाई करे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को, और जो रिपोर्ट हम इश्यू करें वो एप्रोप्रिएट हो इन द सर्कमस्टांसेस। ये दो ही ऑब्जेक्ट इस एसे 220 के निकल के आते हैं। इसका नाम ही क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम चाहते हैं कि जो ऑडिट हम कर रहे हैं वो कंप्लाई करे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, साथ में लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एंड ऑडिट रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट एज पर द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अच्छा, ये जो ऐसे बनाया है इसका क्लाइंट से लेना देना नहीं है ज्यादा, ये उन पॉलिसी और प्रोसीजर की बात करता है जो एक ऑडिट फर्म खुद के लिए बना रही है ना। ऑडिट फर्म खुद के लिए कुछ क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर बना रही है जिसमें हम काम करेंगे, तो बट ऑब्वियस है बेस्ट तरीके से हमारा काम हो पाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, ताकि हमारी क्वालिटी ऑडिट की जो है हमारा वर्क जो है वो स्टैंडर्ड लेवल पे जाए, ध्यान में रखना है। अब ये जो ऐसे है इसमें टोटली आपके कोर्स में जितने पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें 6 एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड है बच्चों, बस ये 6 एलिमेंट अपने को पढ़ने हैं, और एग्जाम में इनमें से किसी भी एलिमेंट पर क्वेश्चन क्वारी होता है। पहला लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड नंबर एथिकल रिक्वायरमेंट, तीसरा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, फोर्थ नंबर पे ह्यूमन रिसोर्सेज, पांचवें पे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, और 6 पे आ जाएगा हमारे पास में मॉनिटरिंग, ठीक है। तो 6 एलिमेंट्स अपने को पढ़ने हैं। पहला नंबर एक बढ़िया पॉइंट आता है लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सवाल यह है कि भाई कोई भी जब ऑडिट करेंगे, कोई भी एंगेजमेंट होगा, तो लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा, बट ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट लेगा, यानी एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक द रिस्पांसिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी। तो पहला सवाल दिमाग में आया कि लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा किसी भी एंगेजमेंट की, तो हमने कहा एंगेजमेंट पार्टनर लेगा। अब एंगेजमेंट पार्टनर यहां पे किन चीजों को कंसीडर करने वाला है एज लीडर होते हुए, तो सबसे पहला पॉइंट वही जो हमने ऑब्जेक्ट में पढ़ा कि ऑडिट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, बराबर से। अच्छा, सी पॉइंट पहले पढ़ लो, ये भी वही है, ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए एज पर द सर्कमस्टांसेस। तो ऑब्जेक्ट वाले 2 पॉइंट यहां पे अपने एज इट इज निकल करके आ गए, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, बराबर। अब 2 जो पॉइंट बच रहा है उसमें समझना, ऑडिटर ये लीडर ये देखेगा कि भाई जो ऑडिट वर्क हो रहा है वहां पे, है ना, वो कंप्लाई कर रहा है
फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अब सुनिएगा, एक बढ़िया पॉइंट आपको बताता हूं। हर ऑडिट फर्म जो है वो नॉर्मली फॉलो करती है SQC 1, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल 1। ये स्टैंडर्ड कहता है कि आप जो ऑडिट फर्म है, जो भी ऑडिट की फर्म है, जैसे बिग 4 है तो बिग 4 है, जो भी ऑडिट फर्म है वो अपनी खुद की कुछ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स बनाए और आप जब भी ऑडिट करें उनको फॉलो करिए, है ना। तो हम यही देख रहे हैं कि हम जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर है वो कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीज यहां पे देखी जाएगी। अच्छा, फिर हमारी एंगेजमेंट टीम की एबिलिटी देखी जाएगी टू रेस कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल, कि कहीं हमको अलग तो नहीं कर दिया जाएगा, डांट तो नहीं दिया जाएगा, बाहर तो नहीं निकाल दिया जाएगा। तो एंगेजमेंट टीम में वो एबिलिटी होनी चाहिए टू रेस कंसर्न, है ना, कि भाई जहां कंसर्न आ रहा है, जहां कोई सवाल आ रहा है, जहां कोई डाउट आ रहा है, वहां पे वो क्वेरी करे, पूछ सके, है ना, वो एबिलिटी उनमें होनी चाहिए। तो वो चीज है कि नहीं है, बिकॉज क्वालिटी इज एसेंशियल। भाई फैक्ट तो यही है कि जब हम ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे हैं तो क्वालिटी बहुत जरूरी रहेगी। इस ऐसे का पर्पज ही यही है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एंगेजमेंट पार्टनर लेगा। 4 चीजों को देखने वाला है क्योंकि क्वालिटी एसेंशियल है। पहला, जो भी वर्क हो रहा है वो कंप्लाई कर रहा है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो भी हमारी है उनको। सेकेंड नंबर, हम फॉलो कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं फर्म की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स पॉलिसीज को। थर्ड नंबर, ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट है एज पर द सर्कमस्टांसेस एंड एंगेजमेंट टीम हैव एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। बराबर बच्चों, बहुत सिंपल काम हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ये आएगा, देखो, एंगेजमेंट पार्टनर टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग ऑडिट क्वालिटी इन ऑडिट एंगेजमेंट एज पर एसए 220। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव इन टेकिंग? तो ये वाला जो पूरा पॉइंट है अपने को इसके अंदर लिख देना चाहिए। नाउ एथिकल रिक्वायरमेंट्स आती है बच्चों, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, फटाफट देखना मेरे साथ में। सेकेंड एलिमेंट आया एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अब एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स का मतलब कुछ एथिकल चीजें आपको फॉलो करनी है जिसको कोड ऑफ एथिक्स के नाम से इश्यू कर रखा है आईसीएआई ने, कि जब आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो आपको ये कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। इनको हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स ही बोलते हैं ना, प्रोफेशनल एथिक्स। इसे 5 पॉइंट दे रखे बच्चे लोगों। पहले नंबर पे आया इंटीग्रिटी, या जो भी ऑडिटर चार्टेड काम करेगा वो ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस काम करेगा। क्या कहते हो? जब भी आप अपनी ड्यूटीज को फॉलो करेंगे तो ऑनेस्ट रहेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। सेकेंड नंबर, ऑब्जेक्टिविटी क्या कहती है? कम्युनिकेट करोगे इंफॉर्मेशन को फेयरली एंड ऑब्जेक्टिवली इन सच ए वे कि कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा कंप्लीट और ट्रांसपेरेंट हो। आप ऑनेस्ट रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर, कम्युनिकेट करेंगे आप लोग बहुत सीधा सीधा सा, आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से छुपाना नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी का पॉइंट भी है, नॉट टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई सर, मतलब अभी एक तरफ तो हम कह रहे थे भाई यूजर्स को हम सारी कंप्लीट ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन एक क्लाइंट की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो किसी दूसरे को शेयर नहीं करोगे, है ना, जब तक कि लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं हो। कल को मान लो ईडी का रेट पड़ गया या मान लीजिए सीआईडी वालों ने मांग लिया, इनकम टैक्स वालों ने मांग लिया, तो वो तो आपको देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग, है ना। अदरवाइज इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी। प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर, नीड टू अपडेट देयर स्किल्स। तो हमेशा ध्यान रखिए, मॉडर्न एरा है तो अपडेशन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम पे, है। कॉम्पिटिटिव चीजें हैं। पहले जहां हम लोग मैनुअल काम करते थे, धीरे धीरे कंप्यूटर्स पे आए, अब लैपटॉप्स के ऊपर आ गए। कहीं से भी कहीं पर भी आप इनकम टैक्स का कोई भी रिटर्न फाइल करना है, दूसरे काम करने हैं, ऑडिट करना है, वो आप कर सकते हैं। तो ऑलवेज उसको अपडेट रहना पड़ेगा, नया नया। कल को इनकम टैक्स बिल नया आ जाएगा, ठीक है, आ चुका है, तो वो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके अलावा बच्चों, रिलेवेंट लॉ रेगुलेशंस को फॉलो करे हमेशा। ऐसा कुछ भी नहीं करे जो उसके इस प्रोफेशन की रेपुटेशन को डिस्क्रेडिट कर दे, है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आईसीआई ने ऑडिटर को या चार्टेड को कोई लेटर भेजा और कुछ चीजों के बारे में क्वेरीज मांगी, उसने जवाब ही नहीं दिया, तो यहां पे आपने वॉयलेट किया प्रोफेशनल बिहेवियर को, ठीक है। या एक ऑडिटर, आप एक जगह पे ऑडिट कर रहे थे, आपका ऑडिट खत्म हो गया, दूसरा ऑडिटर आ गया, उसने आपको लेटर लिखा कुछ इंफॉर्मेशन के लिए जो लॉ से अलाउड इंफॉर्मेशन है, जो आप दे सकते थे लेकिन आपने इग्नोर कर दिया उसको। तो यहां पे भी कहा जाएगा कि आपने प्रोफेशनल बिहेवियर जो है उसको फॉलो नहीं किया है ना। तो ऐसा, तो इस पूरे कोई जो 5 पॉइंट आप देख रहे हो ना, इसको हम नॉर्मली एक फॉर्मूला के नाम से जान लेते हैं, कॉपी, है ना। इसको अक्सर कहा जाता है कॉपी। तो C स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, O मतलब ऑब्जेक्टिविटी हो गया, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन दोगे। P पहला वाला ले सकते हो, प्रोफेशनल कंपिटेंस इन ड्यू केयर, कि उसको हमेशा प्रोफेशनल स्किल को अपडेट करना पड़ेगा एज पर मॉडर्न कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर।
दूसरा पी प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, लॉ रेगुलेशन फॉलो करे, कुछ भी ऐसा जो डिस्क्रेडिट करे। भाई अभी के न्यूज़पेपर में रहा एक दो दिन के अंदर कि कई सारे चार्टर्स के अगेंस्ट में आईसीए ने डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इंटीग्रिटी फॉलो करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट काम करना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट आती है हमारे सेकेंड पॉइंट के अंदर, जिसको हमने क्या नाम दिया, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। समझ में आया आपको? बराबर। पहला नंबर लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, दूसरा हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट्स हो गया। अब तीसरे नंबर पे जो इसमें हमारे पास आता है वो ये पॉइंट है, इसको यहां से देखिएगा, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, अब ये क्या है? अब कोई भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले या कंटिन्यू करने से पहले, देखो एक्सेप्ट कब होता है, जब कोई नया एंगेजमेंट हमारे पास में आ रहा है, एकदम नया, पहली पहली बार, तो हम एक्सेप्ट करें नहीं करें। कंटिन्यू का मतलब हो गया कि पहले से हम ऑडिट कर रहे थे, एक टेन्योर खत्म हो गया हमारा, दोबारा हमारे पास वापस ऑफर आया, उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, या स्टार्टिंग लेवल पे ही कुछ चीजें हैं हमारे पास में तो हम कंटिन्यू करें कि नहीं करें। तो उसमें कुछ चीजें अपने को देखनी पड़ेंगी, उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई जो भी एक्सेप्ट और कंटिन्यू से रिलेटेड जो पॉलिसीज बना रखी है फर्म ने वो फॉलो हुई है। ठीक है, बहुत सीधा सा है। और उसी के बेस पे उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर लग रहा है कि एंगेजमेंट पार्टनर ऑब्टेन इंफॉर्मेशन भी विड्रॉ कर लेना चाहिए, तो फिर ऐसे में वो विड्रॉ करेगा। समझो, इस पूरे को समझो। जब भी हम एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने की सोचेंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन है, ये देखो कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे, इनको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हमको ये सुटेबल लग रहे हैं तो बट ऑब्वियस है हम कंटिन्यू करेंगे, ये देखो लिखा हुआ है। और अगर नहीं लग रहा है हमको तो फिर हम वहां पे विड्रॉ करने वाले हैं, हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो फैक्टर कौन से हैं वो समझिएगा। सबसे पहला, जो जिनका ऑडिट करने जा रहे हो जिस एंटिटी का, उनके जो ओनर्स या की मैनेजमेंट या उनका जो टीसीडब्ल्यू जो है उसका इंटीग्रिटी, मतलब वो कितने ईमानदार है। विजय माल्या की किसी एंटिटी का, नीरव मोदी की किसी एंटिटी का ऑडिट करने तो नहीं जा रहे हो, ये सोचना पड़ेगा। तो जहां ऑडिट करने जा रहे हैं उनके ओनर्स का, केएमपीस का और मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी कितना है। अगर लग रहा है ईमानदार है तो यार आगे कंटिन्यू करें, नहीं तो मना भी कर सकते हैं। फिर हमको अपनी एंगेजमेंट टीम की कंपिटेंसी और कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी, किस तरह की एंटिटी है, बड़ी एंटिटी है, किस तरह का उनका वर्क है, हमारी टीम जो है वो ढंग से काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, हमारे पास कंपिटेंट या कैपेबल लोग हैं कि नहीं है। तीसरा, हमारी टीम की एथिकल रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऊपर अपने पढ़ा, इसमें इंडिपेंडेंस भी आएगा या इंटीग्रिटी भी आएगा, तो हमारी टीम कितनी फॉलो कर रही है एथिकल रिक्वायरमेंट्स को, वो भी चेक करना पड़ेगा। और फाइनली, जो करंट ऑडिट या प्रीवियस ऑडिट में, चूंकि पिछले बार भी ऑडिट अगर हमने की है, तो अगर कोई मैटर हमारे दिमाग में आया था, सिग्निफिकेंट मैटर, क्योंकि पिछले ऑडिट जब हम कर रहे थे तो ये मैटर आया था, हमने रखा, इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है, इसका मतलब यार इनके साथ हम काम कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो कंसीडर सिग्निफिकेंट मैटर जो अराइज हुआ था ड्यूरिंग करंट या प्रीवियस ऑडिट, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सर करंट ऑडिट क्यों लिखा है? अभी भी हो सकता है ना, आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। अभी ऐसे 210 में भी अपन ने पढ़ा कि एंड पे जाके उन्होंने हमारे ऊपर लिमिटेशंस लगा दी। ठीक है, अब एंड में जाके उन्होंने कुछ लिमिटेशंस अगर लगाई या हमको चेंज टर्म्स एंड कंडीशन करने को बोला, तो हम सोच सकते हैं, और अपन ने सोचा भी था कि वे इंटीग्रिटी चेक करेंगे, उनकी डाउट लगेगा तो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट यहां पे देखे जाएंगे बच्चे लोगों, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। दिस इज योर थर्ड पॉइंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, जो आप ध्यान में रखने वाले हो। क्लियर, बराबर बात समझ में आई? तो वो फैक्टर कौन से जिसके बेस पे डिसाइड करना है कि भाई कंटिन्यू करेंगे या हम विड्रॉ करेंगे। पहला नंबर इंटीग्रिटी अपन ने देख लिया, सामने वाले का, ओनर का, केएमपी का, मैनेजमेंट का। सेकंड नंबर कंपिटेंसी एंड कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट टीम आपने देख लिया। नाउ एथिकल रिक्वायरमेंट्स हमारे फर्म की टीम की क्या है। और चौथे नंबर के ऊपर हमने देखा कि सिग्निफिकेंट मैटर जो हमारे नॉलेज में आए ड्यूरिंग द करंट एंड प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट, ये अपने को ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, बराबर क्लियर हो गया। फोर्थ नंबर पे आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। सर ये क्या, एचआर? भाई एचआर के बारे में तो आप बहुत सुनते हो, है ना? सुनते हो कि नहीं सुनते हो? तो मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पे ऑडिट फर्म की बात कर, क्लाइंट से मतलब नहीं है हमको। हम यहाँ प्योरली बात कर रहे हैं कि हमारी जो ऑडिट फर्म है उसमें जो पूरी टीम है वो कैसी हो कि जिससे हमारा क्वालिटी इंप्रूव हो। तो फर्म को ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश करने चाहिए ताकि रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि हमारे पास, हमारी जो टीम है उसके पास क्या हो, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट। ठीक है, कि भाई आप एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करोगे ही करोगे। और उस बेस पे क्यों चाहिए, नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट एंड बिकॉज ऑफ दिस द फर्म और एंगेजमेंट पार्टनर आर एबल टू इश्यू एप्रोप्रिएट रिपोर्ट। तो फर्म को ऐसी पॉलिसी या प्रोसीजर बनाने चाहिए ताकि हमारे पास इस तरह के लोग हो जिनके पास में कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी और कमिटमेंट हो।
इससे क्या होगा, एंगेजमेंट प्रॉपर तरीके से परफॉर्म होगा, ठीक है, ताकि हम एप्रोप्रिएट रिपोर्ट दे पाएंगे। जो शुरुआत वाला हमारा ऑब्जेक्टिव था, रिपोर्ट एप्रोप्रिएट हो। अब उन पॉलिसीज में अपन क्या क्या चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। पहले नंबर पे आया रिक्रूटमेंट। अपॉइंटी ऐसे पर्सन करो जो अच्छे एथिकल वैल्यूज वाले हो, इंटरव्यू ढंग से लो, टाइम टू टाइम पे उनके परफॉर्मेंस का एवोल्यूशन करते रहो कि ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कैपेबिलिटीज और कंपिटेंसी चेक करो। कई बार बंदा कैपेबल है लेकिन कंपिटेंट नहीं है ना, कैपेबल तो है, उसमें क्वालिटीज है लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो वो चीजें भी देखनी पड़ेगी। करियर डेवलपमेंट भी साथ में, क्योंकि कोई भी पर्सन पूरा आप कह सकते हो कि ईमानदारी से आपके साथ तभी काम करेगा जब उसको करियर डेवलपमेंट के आपके ऑप्शंस मिलेंगे, तो वो दो उसको प्रमोशंस, बराबर। कॉम्पनसेशन का मतलब उसको जो सैलरी या रेम्युनरेशन आप दे रहे हो वो इतना प्रॉपर दो कि वो ढंग से काम कर सके। और एस्टिमेशन ऑफ पर्सनल नीड, है ना। कई बार क्या होता है बच्चों, ये कनेक्शन है इन सारे पॉइंट का। पर्सनल नीड का मतलब होता है कि भी आप पता लगाओ एक तो कौन सा बंदा कौन सा काम करने में एक्सपर्टाइज नॉलेज रख रहा है, उसको वही दिया जाए। फिर पर्सनल नीड में क्या होता है, जैसे किसी को मॉनिटरी फॉर्म की नीड होती है तो उसको मॉनिटरी बढ़िया दो आप, कॉम्पनसेशन सैलरी बढ़िया दे दो। किसी को पोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो आपने उसको प्रमोट ढंग से कर दिया, जगह पे कर दिया, सही जगह पे सही टाइम पे प्रमोट कर दिया। तो ऐसा एचआर पॉलिसीज जब आप बनाओगे तो आपकी जो टीम है वो पूरी कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी या कमिटमेंट से काम करेगी, तो वो भी हमको करना चाहिए। अगला एलिमेंट दो हमारे पास, दो लास्ट बच रहे बच्चों को, उसमें एक आता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ये क्या है, द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट engagement are performed in accordance with professional standard and regulatory and legal requirement। वही वाली लाइन हमारी आ गई, बराबर, और हमारी रिपोर्ट एप्रोप्रिएट हो। अब इसमें करना क्या है, मतलब एंगेजमेंट का जो हमारा परफॉर्मेंस हो रहा है, जो हम काम वहां कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसी पॉलिसी या प्रोसीजर बने जिससे हमको एक एश्योरेंस मिले कि जो काम हमने करके दिया, जो परफॉर्म करके दिया, वो रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से, और रिपोर्ट हमारी अप्रोप्रिएट हो। उसमें क्या क्या पॉलिसी हो सकती है, सबसे पहला बच्चे लोगों को एंगेजमेंट टीम का ब्रीफिंग कैसे होता है। ब्रीफिंग का मतलब एंगेजमेंट टीम को हम कैसे बताते हैं क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या करना है, दिस इज कॉल्ड ब्रीफिंग। सेकेंड नंबर हमारे पास पॉइंट क्या आया, प्रोसेस क्या है, कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड की भी आप इन स्टैंडर्ड्स को कैसे फॉलो कर रहे हो। टाइम टू टाइम पे अपने को टीम को सुपरविजन, ट्रेनिंग और कोचिंग देना पड़ेगा, है ना। अच्छा, उनके काम के रिव्यू के मेथड्स हमारे पास में क्या है, मेथड ऑफ रिव्यूइंग किस चीज का, जो उन्होंने काम किया, जो जजमेंट निकाले और जो रिपोर्ट बनाई, बराबर। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए हर चीज का, क्या कहते हो, रिटर्न में हर चीज होगी तो हम रिव्यू ढंग से कर पाएंगे। और एक और बढ़िया काम करना चाहिए, एक बार पॉलिसी बना के अप्लाई कर दिया उससे कुछ नहीं होगा, टाइम टू टाइम पे आपको पॉलिसीज को अपडेट करना चाहिए, है ना। क्या लिखा है, प्रोसेस टू कीप ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर करंट। करंट का मतलब है चीजें अपडेट करते रहना चाहिए भैया, अपडेट जब तक नहीं होगा तब तक काम कैसे चलेगा। तो अपडेशन ऑफ पॉलिसीज जो है वो बहुत जरूरी है टाइमिंग के हिसाब से, बराबर, क्लियर। तो ये एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, 6 टोटल हमारे पॉइंट थे, ठीक है। तो 5 पॉइंट पे हम लोग पहुंच गए। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, लीडरशिप वाला हो गया। सेकंड पॉइंट हमने कौन सा ले लिया था, एथिकल रिक्वायरमेंट्स हमारी हो चुकी थी, बराबर। फिर हम लोग आए बच्चे लोगों थर्ड पॉइंट के ऊपर, कंटिन्यूएंस वाला पॉइंट था हमारा कि अपने को कंटिन्यू एंड एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, और लास्ट पॉइंट इस ऐसे का आता है बच्चों, मॉनिटरिंग। सब कुछ बढ़िया है लेकिन लास्ट में मॉनिटर तो करोगे नहीं, जब तक चेक नहीं करोगे, कंट्रोल नहीं करोगे, काम कैसे होगा। तो मॉनिटरिंग प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड द फर्म विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट, अगेन वो चीज आई, पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर रिलेवेंट, एडिक्वेट एंड ऑपरेटिव इफेक्टिवली। मॉनिटर का मतलब ये होता है कि आपने जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर लगा तो दिया है, लेकिन जो लगाया वो रिलेवेंट भी है, साथ में एडिक्वेटली भी है, मतलब जितना लगाया उतना सही है, और इफेक्टिवली काम भी कर रहा है। तो आपने क्वालिटी कंट्रोल लगा तो दिया अपनी फर्म के लिए, पूरी ऑडिट फर्म के लिए, लेकिन वो काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रिलेवेंट भी है, एडिक्वेट भी है, और ऑपरेटिंग कर रहा है इफेक्टिवली। इसमें एंगेजमेंट पार्टनर क्या कंसीडर करेगा, सबसे पहला फर्म के मॉनिटरिंग प्रोसेस का लेटेस्ट रिजल्ट क्या निकला, ताकि पता लगे मॉनिटरिंग प्रोसेस सही है कि नहीं है, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो अदर नेटवर्क फर्म पे भी उसको अप्लाई करेंगे। जैसे आज मान लीजिए कि पीडब्ल्यूसी है तो उसकी बहुत सारी सब्सिडरी फर्म्स काम करती हैं, आप सबको मॉनिटर करोगे, और जहां डेफिशिएंसीज पता लगती हैं उसी वक्त आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। वेदर डेफिशिएंसीज नोटेड इन द इंफॉर्मेशन में अफेक्ट द ऑडिट एंगेजमेंट, डेफिशिएंसीज पता लग रही है कि नहीं लग रही है हमको, तो क्योंकि हमको ये देखना है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर रिलेवेंट, एडिक्वेट है कि नहीं है, तो ऑपरेटिंग कैसे काम करेगा, कैसे पता लगेगा, रिजल्ट्स क्या निकल करके आ रहे हैं, ठीक है, और डेफिशिएंसीज नोटेड हो रही है कि नहीं हो रही है, ताकि उनको हम रिमूव कर सकें, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए।
तो यहां आकर के बच्चे लोगों आपका ऐसे 220 भी हो जाएगा खत्म इन 6 एलिमेंट्स के साथ में। बराबर क्लियर, बात समझ में आया? तो अभी हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं बच्चे लोगों, इन लेक्चर्स को आप लोगों के लिए लाने का, रिकॉर्ड करने का पर्पज ही हमारा एक ही है कि एसएस का मतलब एक सेगमेंट स्पेसिफिक हमने कर दिया, इसलिए नाम ही अपन ने इसका क्या दिया, ऐसे का महाकुंभ, जिसमें आप लोगों के लिए सिर्फ बात होगी एसएस के ऊपर और किसी पर नहीं। ठीक है, तो जहां जहां जिन जिन चैप्टर में जो जो एसएस कवर है उसका जितना जितना पोर्शन कवर है वो एक साथ यहां आपको मिल जाए। तो हमने 3 एसएस पे पहले ऐसे एक आ चुका है लेक्चर ऐसे 200 का, आज के सेशन में हमने खत्म कर लिया बच्चे लोगों ऐसे 210 और ऐसे 220। बराबर से क्लियर? तो होप सो की चीजें आप लोगों के लिए बढ़िया होंगी, अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्या कर लेना है आप लोगों को बच्चों, अगर सारी चीजें बढ़िया लग रही हैं तो लाइक करना है, शेयर करना है, और ये जो हमारा चैनल है एकाग्रता सीए का, उसको आप लोगों को सब्सक्राइब भी कर लेना है। बराबर बच्चे लोगों, इस वक्त पे हमारे फास्ट ट्रैक बैच जो है वो जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। जो लोग मई में या सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं, अड्डा 24/7 के ऐप पर, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप दोनों के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो चल रही है। ठीक है, रिजल्ट की वेट है फाउंडेशन का, इंटर का। जैसे ही फाउंडेशन रिजल्ट आता है हमारे इंटर के बैचेस स्टार्ट होंगे। अर्ली एक बैच हम ऑलरेडी जो है हमारा एक्सपीरियंस बैच रिजल्ट से पहले ही हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, और देन सीए इंटर के भी नए बैचेस जो हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन का रिजल्ट आने के बाद में। चलिए जी, ठीक है बच्चे लोगों, तो ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।